नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें सेबी को हम लोग पढ़ेंगे, आईएसएस को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जहां पर सुनीता विलियम्स और उनका एक जो कलीग था वो दोनों फंसे हुए हैं स्पेस स्टेशन में, और उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा एक उड़ीसा के नृत्य शैली को देखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने 109 से ज़्यादा नए वैरायटी के बीजों का कल जारी किया है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो काफ़ी सारे न्यूज़ होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। जब भी किसी टॉपिक को देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है और स्टेटमेंट वाले भी बन सकते हैं, इसलिए सभी तरह के फैक्ट आपको आने चाहिए। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन आपको पता होगा कि क्या है। ढाका में बांग्लादेश में पहले आंदोलन शुरू हुआ स्टूडेंट का, बाद में आंदोलन बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गया और उसके पश्चात क्या क्या घटनाक्रम हुआ है आपको पता ही होगा। उसके बाद उन्होंने शेख मुजीब की मूर्तियां भी तोड़ दी और कई सारे हिंदुओं के घरों पर भी अटैक किए गए, हत्याएं भी की गई, ये भी सच है, जिसको लेकर सब लोग चुप हैं। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। भारत सरकार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है, ख़ासतौर से हिंदू हैं, हिंदू में भी दलित हैं मुख्य रूप से, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहुत बड़े स्तर पर अटैक हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी चल रहा था वहाँ पर और अभी भी चल ही रहा है। पुलिस जो है वहाँ पर उन्होंने हड़ताल किया हुआ है। पुलिस कोई भी स्टेशन में विद्यमान नहीं, कोई पुलिस पर्सन, पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री ही सड़क और ट्रैफिक से लेकर हर चीज़ संभाल के बैठे हुए हैं अभी। तो स्थिति वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ के लिए वहाँ पर बिल्कुल भी स्थिति सही नहीं है। कल शेख हसीना जी का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला कि सेंट मार्टिन आइलैंड अगर मैंने अमेरिका को दे दिया होता, उन्होंने क्या बोला कि सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है, सेंट मार्टिन द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, जो अगर मैंने अमेरिका को दे दिया होता, अगर मैंने देश की सॉवरेंटी के साथ समझौता कर लिया होता, तो शायद हमारी सरकार नहीं जाती। ये किसने कहा है? तो शेख हसीना ने कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि CIA का था कि दिसंबर 2023 का न्यूज़ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम आने वाले समय बांग्लादेश में रिजीम चेंज ऑपरेशन को कंडक्ट करवाएंगे। आंदोलन सब कुछ कवर अप करने का होता है, मुख्य उद्देश्य कुछ और ही था। सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों चाहिए अमेरिका को? क्योंकि पहले अमेरिका को शीत युद्ध के समय में भारत में कई सारे जगहों पर एक्सेस प्राप्त था, जिसकी मदद से वो चीन पर आसानी से नज़र रख सकता था। उसमें रूस की उपस्थिति अफगानिस्तान में थी तो आसानी से नज़र रख सकता था, लेकिन भारत ने फिर अमेरिका को कोई भी अपने देश के भीतर कोई भी हवाई अड्डा या कुछ भी देने से सामान्य पूरी मना कर दिया संपूर्ण रूप से कि आपको हम कोई भी एक्सेस कहीं पर भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं। चीन पर नज़र रखना अमेरिका के लिए कठिन हो गया था। किस तरफ से? तो अगर आप चीन का मैप देखेंगे तो इस तरफ से, पश्चिम की तरफ से उस पर नज़र रखना कठिन हो गया था। इसलिए उसने बांग्लादेश से पहले रिक्वेस्ट किया कि बंगाल की खाड़ी पर पकड़ बनाने के लिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी पर पकड़ बनाने के लिए, बंगाल की खाड़ी जो हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉवरेन रूप से मजबूत इलाका है, वहाँ पर पकड़ बनाने के लिए और चीन पर नज़र रखने के लिए हमें सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए होगा। लेकिन बांग्लादेश की इससे पहले की जो सरकार थी उसने मना कर दिया था। वर्तमान सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने के लिए होगा आने वाले समय में, लेकिन कहीं न कहीं इसमें संपूर्ण रूप से माना जा रहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश की सरकार को पलटने में। साथ बांग्लादेश की सरकार जो है अमेरिका को ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, इसके कारण से भी कहीं न कहीं उसकी सरकार मुश्किल में आई है। ये सारा कुछ अभी सिनेरियो बन रहा है, आगे का जो भी घटनाक्रम होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कल हिंडनबर्ग ने एक और फिर से बहुत ही बड़ा सा एक लीक किया है कि माधवीपुरी बुच और इनके पति धवल बुच, ये जो दोनों हैं, इनका अडानी जी की कंपनी के ऑफशोर शेयर्स, ऑफशोर क्या होते? देश के बाहर होते हैं और एक तरह से कह सकते हैं बेनामी होते हैं। ऐसे देश में रखे जाते हैं जिनको टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। टैक्स हेवन कंट्रीज़ किनको कहा जाता है? ऐसे देश जहाँ पर टैक्सेशन के रेट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े लोग टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को अलग अलग कंपनियों के माध्यम, अलग अलग चैनलों के माध्यम से वहाँ पर रखते हैं, जिससे उनको टैक्सेशन से बच जाए और भारी मात्रा में उनका बचत हो जाए। तो सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच नाम है इनका, ये देश की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी सेबी की, बहुत बड़ा नाम है इनका। इनकी बहुत सारी संपत्ति और इनका बहुत सारा पैसा जो है वो लगा हुआ था किस में? तो अडानी ग्रुप के ऑफशोर संपत्ति में, जिसका इनको जाँच करना था।
इससे पहले जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो उसमें सेबी को था कि सेबी को जांच करना था, लेकिन जांच कैसे होगा, चोर के घर में ही पुलिस का पैसा रखा हुआ है, इसलिए जांच पड़ताल में देरी हुई, ऐसा आरोप है। इनके और इनके पति का कुल संपत्ति माना रहा है $10 मिलियन की संपत्ति है, लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए हो गए उसकी संपत्ति है। जबकि इन्होंने आय का एकमात्र स्रोत बताया हुआ है कि सेबी के चीफ के तौर पर जो इनकी आय है लगभग 5 लाख रुपए की सैलरी होती है, वही इनकी आय इन्होंने बताया हुआ, जबकि इनकी संपत्ति 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में आंकी जा रही है। ये मामला है, इसलिए सेबी को हम लोग देखेंगे। अब आरोप है, इन्होंने 100% खंडन कर दिया। अब जो भी है आने वाले समय में देखा जाएगा। अपोजिशन ने जेपीसी की मांग की है कि जेपीसी का जांच होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हो, उसका जांच होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई पैनल बन के जांच होना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो शेयर मार्केट की रेगुलेटिंग एजेंसी है, जिसका काम ही है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, उसी पर आरोप लग रहे हैं, उसी के चेयरपर्सन पर आरोप लग रहा है कि वही धांधली में शामिल है, धांधली वाली कंपनियों में शामिल हैं। माधवीपुरी बुच और इनके पति धवल बुच का नाम आ रहा है। तो इसके कारण से सेबी का जांच पड़ताल होना चाहिए। इस मामले की जांच तो होनी चाहिए और जांच में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा से देखो किसका कहाँ पर स्टैक है, कौन क्या झूठ बोल रहा है, पकड़ के हटा दो। अब इसलिए खींचा जाएगा मामला, और क्या है। एक तो ये था मामला, आपको पता होना चाहिए था। उसके अलावा पेरिस ओलंपिक भी समाप्त हो गया है। मनु भाकर जो शूटर हैं, उसके अलावा जो हॉकी के गोलकीपर रहे PR श्रीजेश, ये दोनों हमारे ध्वजवाहक होंगे कहाँ पर, क्लोजिंग सेरेमनी में। कहाँ पर, तो पेरिस ओलंपिक में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार अंत के जो ध्वजवाहक होते हैं और शुरुआत के जो ध्वजवाहक होते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। शुरुआत के ध्वजवाहक के नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जब पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ था तब मैंने आपको समझाया था, नाम भी बताया था, और क्लोजिंग ध्वजवाहक तो आपको दिख ही रहा है। पहले ध्वजवाहन का काम जो है नीरज चोपड़ा करने वाले थे, लेकिन बाद में PR श्रीजेश को उन्होंने ये काम दे दिया, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है। तो चलिए ज़रा सेबी को समझते हैं कि सेबी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, किस एक्ट के द्वारा कब स्थापित किया गया है। सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दे सकता है, इसके कार्यों को पूछ सकता है, किस प्रकार से रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को, ये भी पूछा जा सकता है। मामला बस इतना सा ही है कि एक शॉर्ट सेलर कंपनी, शॉर्ट सेलर क्या होता है भाई, जब शेयर मार्केट का भाव नीचे चला जाता है तो वो कंपनी शेयर खरीद लेती, फिर जब भाव ऊपर जाता है तो वो बेच देती है। यही काम करती हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो है कंपनी, वो यही काम करती है, शॉर्ट सेलर कहा जाता है उसको। वो समय समय पर इस तरह के जो अलग अलग तरीके के न्यूज़ हैं वो ढूंढ के लाती है, जांच पड़ताल करके, और फिर दुनिया भर के मार्केट में तबाही मचाती है। कहीं ना कहीं सच भी तो है ये कि हाँ भाई, इस तरह के इंटरेस्ट हैं इनके, नहीं होना चाहिए। सेबी के पद पर जो भी आदमी बैठे वो देश में पैसा लगाए, ऑफशोर में क्यों लगाए। वही अगर नियमों को तोड़ेगा तो बाकी नियमों को कैसे पालन करवा पाएगा। ये भी सच है। अडानी जी के बारे में तो बात होती ही रहती है हमेशा। हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना चाहिए। आरोप को समझिए और सेबी को ज़रा समझिए कि सेबी क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है। ओके, साथ में एक चीज़ और है कि PT एग्जामिनेशन का अभी दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम PT का नहीं होने जा रहा है। अब जब भी होगा अक्टूबर नवंबर के बाद ही होगा, मेरे हिसाब से तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक तो कम से कम लिखिएगा ज़रूर। अगर हमसे आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा भी। 1 ईयर का अगर आप लेंगे 15 अगस्त से पहले तो आपको भारी छूट मिल जाएगी उस पर। 299 पर मंथ का है। अगर आप ईयरली लेंगे तो ये 210 के आसपास ही पड़ेगा आपको, ईयरली अगर लेते हैं तो। 6 महीने का लेंगे तो उस पर भी आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। जुड़िएगा ज़रूर। अगर लिखना हो तो लिखेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे सही से। तैयारी आपकी तभी सही हो पाती है। केवल फैक्ट रटने से और क्वेश्चन PYQ छाप लेने से आंसर राइटिंग नहीं हो पाता। आंसर राइटिंग में वेराइटीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप केवल PYQ लिख रहे हैं बैठकर देख कर तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। आंसर राइटिंग हमेशा वैरायटी मांगता है, वैरायटी होना चाहिए। वैरायटी कैसे मिलता है? जब आपको डेली में अलग अलग प्रकार के सवाल करवाता हूँ तब आपको वैरायटीज़ का पता चलता है। निबंध लेखन का भी एक अलग से ही ग्रुप चलता है। आंसर राइटिंग में भी निबंध लेखन होता है। एक केवल निबंध लिखना चाहते उसका भी चलता है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दूंगा और लिखना शुरू कर दीजिए आज से ही। सोमवार है, आज से ही शुरू कर लीजिए। डेली लिखिए। सोमवार से शनिवार तक आंसर राइटिंग होता है, संडे को ऑफ रहता है। तो संडे को संपूर्ण ऑफ रहता है। संपूर्ण मतलब कुछ भी नहीं करता हूँ मैं।
तो अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा। देखिए क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जरा सेबी को समझते हैं, बहुत ही गहरा आरोप लगा है। जब से सेबी का निर्माण हुआ है तब से इतना बड़ा आरोप आज तक नहीं लगा है। सोचिए जरा कि जो पुलिस का काम करना है जिसको, वही चोर के साथ मिल जाए तो फिर किस तरह का माहौल होगा। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और सेबी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगी वो। ये इनका बहुत बड़ा गौरव था, प्राप्त किया था उन्होंने अपने बदौलत, अपने शानदार उपलब्धियों के बदौलत। लेकिन अब उनका गौरव कहाँ चला गया? थोड़े से पैसों के लोभ में। पता ही होगा आपको कहाँ है। इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो सेबी। किसके लिए? तो निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, आपके और हमारे लिए। अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे सेबी अलग अलग फंड में, शेयर मार्केट में, तो आपके लिए था ये सारथी ऐप, है ना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया इसको, लेकिन इसका गठन पहले ही हो गया था। 1988 के आसपास इसका गठन किया गया था। बाद में इसको एक्ट बनाकर इसको वैधानिक स्वरूप दिया गया। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। राजीव गांधी जी के समय में सेबी का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में 1992 ईस्वी में एक्ट बनाकर इसको वैधानिक स्वरूप दिया गया। ओके। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना। यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ माई बाप कौन है? तो सेबी है। और इसी के ऊपर में गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका खंडन भी इतना आसान नहीं है। आप केवल बयानों के द्वारा खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ में, रिकॉर्ड के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में आरोप लगाए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इनकी संपत्ति बहुत ही बड़ी संपत्ति है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये ध्यान में रखना है आपको। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक, कंट्रोलर और कैपिटल इशू नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे। सेबी से पहले यही बॉडी काम करती थी। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। 1988 में एक आदेश के द्वारा भारत सरकार के सेबी को बनाया गया और 1992 ईस्वी में इसको वैधानिक स्वरूप दे दिया गया, एक्ट बनाकर। इतना सा छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए हमेशा। प्रारंभ में सेबी गैर वैधानिक निकाय था, जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। 92 ईस्वी में इसको वैधानिक शक्ति देगी, एक्ट बना करके। हाँ भाई, अब फैसला ले सकती। सेबी बड़ी पावरफुल बॉडी है शेयर मार्केट के मामलों में, लेकिन आपके और हमारे लिए है। अपने खुद ही चोरी में लिप्त हैं ये लोग। बताइए किस तरह का इल्जाम है ये। सेबी की संरचना, सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य होते हैं। पहले माधवीपुरी बुच जी सदस्य बनी थी सेबी के बोर्ड की, फिर बाद में उनको उसका चेयरपर्सन बना दिया गया। समय समय पर तात्कालिक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है सेबी। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट, सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल SAT भी बनाया गया है। किसके लिए? तो सेबी के अगर कोई निर्णय लिया है उससे आप असंतुष्ट हैं तो आप सैट में जा सकते हैं। अगर सेबी के निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो कहाँ जाएंगे? सैट में जाएंगे। सैट में एक पीठासीन अधिकारी, 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी के पास वही शक्तियां हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट का निर्णय आदेश से सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सेबी में आप गए, सेबी में बात नहीं बनी तो सैट में गए, सैट में भी बात नहीं गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जा सकते हैं। 3 लेयर बनाया गया है। सेबी के बाद आप डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे? सैट में जाएंगे। सेबी की शक्तियाँ और कार्य क्या है? सेबी एक अर्धविधायी अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनिमयों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है। ये सारे काम सेबी के हैं। इन्हें 3 श्रेणियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए कार्य करता है। जारी करता, एक बाजार उपलब्ध कराना जिसमें जारी करता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं। निवेशक सही व सटीक जानकारी सुरक्षा सुनिश्चित करके। मध्यवर्ती और बिचौलियों के लिए प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके। सेबी 3 तरह के कामों को पूरा करती है।
प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में भी सक्षम है। सेबी के अध्यक्ष के पास में तलाशी, जांच, जब्ती संबंधी ऑपरेशन का आदेश देने का भी अधिकार है। सेबी के अध्यक्ष के पास में कितनी शक्तियां आपको अंदाजा है। और लेन देन के मामले में ये कितने सारे व्यक्तियों से, किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन रिकॉर्ड, कॉल डेटा सब कुछ मांग सकती है। कितनी सारी शक्तियां दी गई हैं सेबी को। सेबी उद्यम पूंजी कोष, म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं कामकाज, पंजीकरण, विनियमन का भी करता है। मतलब शेयर बाजार से संबंधित हर काम सेबी करता है। कुछ भी आ जाए, हर काम करता है सेबी। यह 100 नियामक संगठनों को बढ़ावा देने, उन्हें विनियमित करने, प्रतिभूति बाजार संबंधित धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, मतलब कोई अगर गलत व्यापार कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है, तो उन सभी को रोक लगाने का भी काम सेबी के द्वारा किया जाता है। मुद्दे और संबंधित चिंताएं। हाल के वर्षों में सेबी की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है। बाजार के आचरण के नियमन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि विवेकपूर्ण नियमन पर कम ध्यान दिया जाता है। सेबी के वैधानिक परिवर्तन शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन में इसके समकक्ष की तुलना में अधिक है, क्योंकि गंभीर आर्थिक क्षति के लिए दंड देने के मामले यह तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। भारत सरकार ने एक्ट बनाकर इसको इतनी शक्तियां दी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जो सेबी के समकक्ष की संस्थाएं हैं, जो इसी के पैरेलल कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा शक्तियाँ इसको दी गई हैं। और उस शक्ति का दुरुपयोग छोड़िए, देखिए किस प्रकार की हरकतों में विलिप्त पाए गए हैं ये लोग। यह आर्थिक गतिविधि पर गंभीर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे निवारक निरोध किसी तरह के संदेह के आधार पर किया जा सकता है। सेबी के संबंध में चिंताएं भी बताई मैंने आपको, कार्य भी बताया, कब गठन किया गया ये बताया, वर्तमान के मुद्दे बताए, कितने गर्व से इनका नाम लोग पढ़ते थे। माधवीपुरी बुच जी का कि पहली महिला निदेशिका बन गई, अध्यक्षा बन गई हैं सेबी की। वर्तमान में इतने गहरे आरोप लगे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि गेटिंग स्टक इन स्पेस। ये दोनों स्पेस में, अंतरिक्ष में फंस गए हैं ऐसा कहने का मतलब है इस न्यूज का। क्या सच में फंसे हुए हैं? बिल्कुल फंसे हुए ही हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो फिर से स्पेस की यात्रा पर जा रही हैं, अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे कुछ दिन। लेकिन जिस अंतरिक्ष यान से गई थी, क्या उस किस कंपनी का था वो? तो बोइंग स्पेस क्राफ्ट था। वो बोइंग स्पेस क्राफ्ट था जो इनको लेकर गया। उसमें दिक्कतें आ गई, जिसके कारण से अब ये वापस नहीं आ पाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि 2025 के फरवरी तक अब ये वापस नहीं आ पाएंगी और वहीं पर इनको रहना पड़ेगा। पहला सवाल तो है कि क्या ये इतना दिनों का राशन पानी खाना वगैरह मौजूद है स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर ये आसानी से रह सकते हैं? और दूसरा चीज़ ये है कि ये वहाँ पर सुरक्षित तरीके से रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वापस कैसे आएंगे? ISS क्या है? तो देखिए, दरअसल में सुनीता विलियम्स और क्या नाम इनका, बुच विल्मोरे, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन होता होगा, ये दोनों लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और आसानी से रह सकते हैं स्पेस में। जो स्पेस में हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है, हमारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है दरअसल में, लेकिन कुछ ही देश का मुख्य रूप से उसमें दावेदारी है। वो जो स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में इतना सारा संसाधन सब कुछ मौजूद होता है कि आसानी से कोई भी क्रू मेंबर वहाँ पर रह सकते हैं। वर्तमान में वहाँ पर कई सारे क्रू मेंबर ऑलरेडी रह रहे हैं, जिनमें से 2 हैं ये दोनों, जिनका वापस आने का भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और ये जो स्पेस स्टेशन है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है या अपर अर्थ ऑर्बिट में है, इसको ज़रा देखेंगे हम लोग। स्पेस स्टेशन क्या है, किन किन देशों ने मिलकर इसको बनाया था, कब इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कब इसको पूरा किया गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, देखेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं। क्या ये दोनों पहली बार इस तरह के हैं जो इतने दिनों तक रहेंगे? नहीं, इससे पहले और भी कई सारे लोग रहे हैं, जिसमें एक रूस का एस्ट्रोनॉट्स का नाम आता है, जिन्होंने 438 दिन तक बिताया था वहाँ पर। वेलेरी पोलोस्कोव इनका नाम था, पोलियाकोव नाम था, और 438 दिनों तक ये रहे थे। 1994 से मार्च 1995 तक ये स्पेस में रहे थे। तो इस तरह के कई सारे स्पेस यात्री पहले भी रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर। वर्तमान में ये दोनों भी करीब में अगले साल के फरवरी तक तो रहेंगे ही। तो ज़रा स्पेस स्टेशन के बारे में देखते हैं क्या है ये। वर्ष 2000 ईस्वी के बाद से स्पेस स्टेशन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट्स न रहे। हरदम ही कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वहाँ पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं। हम लोग स्पेस स्टेशन के बारे में समझेंगे, उसके बारे में फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि वो फैक्ट आपसे पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सुनीता विलियम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी स्पेस अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कई बार इससे पहले भी स्पेस की यात्रा पर गई हैं।
और अब ये रहेंगे फरवरी तक। फरवरी के बाद इनको उम्मीद की जा रही है कि स्टारलिंक जो एलन मस्क का है वो या तो नासा कोई प्रोजेक्ट के द्वारा इनको वापस लाएगी। चलिए देखते हैं क्या है स्पेस स्टेशन। देखिए ISS क्या होता है, बाह्य अंतरिक्ष में क्या है ये, तो बाह्य अंतरिक्ष में एक शोध सुविधा या शोध स्थल होता है। आज तक का मानव का बनाया गया सबसे बड़ा उपग्रह है ये। इसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग समय पर भेजा गया और फिर जोड़कर एक बहुत ही विशाल ISS को तैयार किया गया। इसमें 17 से 18 क्रू मेंबर आसानी से स्पेस में कई सारे दिनों तक रह सकते हैं। देखिए क्या है ये कि जिसे पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में, बाह्य अंतरिक्ष क्यों बोला गया है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, ठीक है, पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा गया है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी, 2011 तक पूरी हो गई है। 1998 में शुरू किया गया, 2011 में ये कंप्लीट हो गया। 2000 ईस्वी के बाद से इस पर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये खाली हो, कोई न कोई एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर होते ही हैं। वर्तमान समय में भी कई सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। चीन है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है अलग, और रूस भी अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। भारत का भी लक्ष्य है कि 2036 तक अपना स्पेस स्टेशन हमारा बन जाए। भारत का लक्ष्य कब तक है, 2036 तक। अब इसमें कितने सारे देश जुड़े हुए हैं जरा उनको देखिए। इसमें एक तो है अमेरिका यानी कि नासा हो गया। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नासा और रूस, अमेरिका और रूस इसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसमें अमेरिका और नासा दोनों शामिल है, अमेरिका के नासा और रूस दोनों शामिल हैं। जापान शामिल है इसमें, जापान की JAX जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है। कनाडा शामिल है, यूरोपीय देश कई सारे शामिल हैं इसमें। इसके अलावा ब्राज़ील अंतरिक्ष एजेंसी के कुछ अनुबंधों के साथ नासा के साथ काम कर रही है। इतावली यानी कि इटली भी शामिल है। ये सारे के सारे मिलकर स्पेस स्टेशन को बनाया था इन्होंने, और इन सारे की दावेदारी भी है। कई सारे देश के एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर जाते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं। इन सभी देशों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। खासतौर से USA और रूस का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के बाद ISS ने नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। यह पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊपर 27,724 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत गति मतलब परिक्रमा करता है। कितना रफ्तार, 27,724 किलोमीटर पर आवर। 27,724 किलोमीटर एक घंटा में ट्रैवल करता है ISS, ठीक है। और इसको रात के समय में स्वच्छ आकाश में, गांव में अगर आप बैठे होंगे तो उसको आसानी से देख सकते हैं जाते हुए, शहर में नहीं दिखेगा ये। औसत गति से परिक्रमा करेगा, प्रतिदिन 15 से 7 चक्कर पूरा करेगा। नवंबर 2000 में कक्षा में स्थापित होने के बाद से पिछले ISS पर लगातार मानव उपस्थिति रही है। वर्तमान इसमें 3 लोगों के लिए जगह है। अभी तो वर्तमान में 17 लोग वर्तमान में रह रहे हैं। जब इसको स्थापित किया गया था सन 2000 के आसपास, तब 2-3 लोगों की जगह थी। वर्तमान में 17 क्रू मेंबर इसमें रह रहे हैं। कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है। हाईएस्ट 15 से 16 की कैपेसिटी है। अब सुनीता विलियम्स और उनके जो पार्टनर हैं, जो वहाँ पर उनके स्पेस यात्रा में पार्टनर हैं, वो दोनों वहाँ पर अभी हैं और वो फरवरी 2025 तक वापस आने की उम्मीद की जा रही है। अगला टॉपिक जो आज के न्यूज़पेपर में था वो था गोटीपुआ नृत्य। इसका नाम ध्यान में रखना गुरु, ये पूछा जाएगा आपसे। ये नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है भाई, तो उड़ीसा की है ये। ओडिशा का नृत्य है, ओडिशा का नृत्य है, ओडिशा का है, ओडिशा का है, ध्यान रखिएगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये बालक है, बालिका नहीं है, ये बालक है, लड़का है। ये युवा लड़के जो छोटे उम्र के होते हैं वही इसमें महिलाओं की तरह वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य का इतिहास क्या है ये, इसको जरा समझते हैं हम लोग। नाम क्या है इस नृत्य का, तो गोटीपुआ इसको कहा जाता है। उड़िया भाषा में गोटी का अर्थ होता है अविवाहित, पुआ का अर्थ होता है लड़का। अविवाहित जो युवा बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वही इस नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं। और मुद्रा जो है, ये जो आप देख रहे हैं इसका शरीर का मुद्रा, वो किस मुद्रा में है, इसको त्रिभंग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अगर आपने देखी होगी मूर्ति, तो इसमें हाथ में अगर आप बांसुरी डाल देंगे तो वो त्रिभंग मुद्रा में ही रहता है। त्रिभंग का क्यों कहा जाता है, इसके शरीर को देखिए 3 जगह से मुड़ा हुआ है, एक कमर मुड़ा हुआ है, 2 और पैर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिभंग शैली कहा जाता है। भारत में जो भी देवी देवता दिखते हैं आपको, उसमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ही आपको त्रिभंग शैली में दिखेगी। जैसे कई बार उनकी केवल आप उन्हीं की मूर्ति लेंगे बांसुरी बजाते हुए, तो भी वो त्रिभंग शैली में आपको दिखेंगे, या राधा रानी के साथ भी वो आपको दिख सकते हैं त्रिभंग शैली में।
तो ये त्रिभंग शैली इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। शरीर 3 तरफ से मुड़ा होता है, एक देखिए यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये, और हाथ इस प्रकार से होता है। इस हाथ में बांसुरी होता है मतलब जनरली किसमें, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में। इसको त्रिभंग क्यों बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन, इसीलिए कह रहा हूँ आपको। सदियों से उड़ीसा में गोटीपुआ नृत्य युवा लड़कों द्वारा भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं की पोशाक पहनकर किया जाता है। आपको समझ में आ गया क्यों कृष्ण का नाम मैंने इतने बार लिया है, भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। नृत्य का वास्तविक रूप लड़कों के एक समूह के द्वारा निष्पादित किया जाता है, जो राधा और कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजियां करते हैं। राधा और कृष्ण के जीवन से जुड़ी जो कलाबाजियां हैं वो प्रस्तुत करते हैं। लड़के कम उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू कर देते हैं, किशोरावस्था तक पहुंच जाते हैं। जब उनका उभयलिंगी रूप फीका पड़ जाता है, उसके पश्चात से वो ये काम करना शुरू करते हैं। पोशाक और मेकअप जरा आप समझते हैं हम लोग, क्यों समझना है, क्योंकि कई बार किसी नृत्य के बारे में बारीकी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है कि सुंदर स्त्री नर्तकियों बदलने के लिए लड़के अपने बालों को नहीं काटते हैं और एक विस्तृत हेयर स्टाइल बनाते हैं। लड़कियों को जैसे बाल लंबे करते हैं, बालों में फूल की मालाएं बुनी जाती हैं। वे अपने चेहरे पर सफ़ेद लाल पाउडर को मिलाकर मेकअप करते हैं। आंखों की चारों ओर काजल और काला आईलाइनर लगाया जाता है। आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा किस प्रकार से लगाया है उन्होंने। मुखमंडल देखिए तो आपको सारे श्रृंगार इनके समझ में आ जाएंगे। अगला क्या है इसमें, ताकि उन्हें लंबा लुक दिया जा सके, माथे पर चंदन से बनी एक पैटर्न के साथ बिंदी लगाई जाती है। पारंपरिक पेंटिंग चेहरे को सुशोभित करती है और हर नृत्य विद्यालय की पहचान होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या है इनका, तो ये जो पारंपरिक इन्होंने पोशाक पहना है ये इनको एक अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। आप देख ही रहे हैं, फिर पैर में घुंघरू है और भगवान कृष्ण का अगर आपने बाल्या स्वरूप देखा होगा कहीं पर भी तो इसी तरह का उनका भी भेष रहता है। नृत्य की पोशाक के समय के साथ विकसित हुई है। पोशाक का एक कांचुला, क्या बोला जाता है इसको, पारंपरिक पोशाक कांचुला है, जो चमकीले रंग का ब्लाउज है, इसमें चमकदार अलंकरण है। एक एप्रन जैसा और कढ़ाई वाला रेशमी कपड़ा कमरे के चारों ओर, पैरों के चारों ओर पहनाने वाला फ्रिल की तरह बंधा होता है। इसे निबी बंध कहा जाता है। क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इस आर्ट का ना, किसी भी आर्ट का गहराई से पढ़ना चाहिए। टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है आपको, अगर देखना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखिएगा कि उन्होंने भारतनाट्यम के बारे में, कुटियट्टम के बारे में क्या क्या पूछा हुआ है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कितनी बारीकी से पढ़ना होता है इसको। आधुनिकता के प्रभाव के कारण गोटीपुआ नर्तकियों ने अपने पारंपरिक पोशाक छोड़ दी है। कुछ मामलों में अभी भी परंपरा का पालन करते हैं। वे 4 मीटर लंबे ऊतक के एक टुकड़े से बने पट्ट साड़ी का उपयोग करते हैं, जिन्हें दोनों तरफ समान लंबाई कपड़ों से कसकर बांधा जाता है। नर्तक मोतियों से बने विशेष रूप से डिजाइन किए गए आभूषण पहनते हैं। हार, कंगन, बाजूबंद और कान के आभूषण जितनी भी महिलाएं पहनती हैं उन सभी को पहना जाता है। और अलता एक कलर होता है, अलता, इससे उनका लाल रंग से रंगा जाता है हथेलियों को और तलवों को। हथेलियों को भी रंगा जाता है और तलवों को भी रंगा जाता है। विवाह के समय सब भी ये सब चीज़ उपयोग की जाती है सजाने के लिए। आपने अगर देखा होगा गाँव घर में तो उपयोग होता है। पोशाक, आभूषण और घंटियां पवित्र वस्तुएं मानी जाती हैं इनकी। गोटापुआ नृत्य का इतिहास क्या है, प्राचीन काल में उड़ीसा के मंदिरों में नर्तकियां होती थी जिन्हें देवदासी या महारी उड़ीसा में कहा जाता था। देवदासी परंपरा अगर आपको देखना हो तो द्रविड़ शैली के मंदिर, चाहे विजयनगर हो या अलग अलग हो, वहाँ पर कई सारी नर्तकियां मंदिर से जुड़ी रहती थीं, जो हमेशा के लिए खुद को उस देवता के दासी के रूप में घोषित कर देती थीं। देवदासी मंदिर से बंधी हुई रहती थीं, मंदिर से ही उनका जीवन सब कुछ समर्पित होता था। वहाँ पर नृत्य, गीत, संगीत भी करती थीं। और बाद में ये कृत्य जो है बहुत ही ज़्यादा विकृत स्वरूप में आ गया, जिसके कारण से इस पर भारत सरकार ने पाबंदी भी लगा दी। उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क में सूर्य मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आधार राहत पर नर्तकियों की मूर्तियां इस पर प्राचीन परंपरा का प्रमाण मिलती है। आपको वहां पर अलग अलग मंदिरों पर इन मूर्तियों के द्वारा बनाया गया, जो इस प्रमाणित करता है कि हाँ भाई इस तरह के नर्तियों की परंपरा रही है इस मंदिर समूह में। 16वीं शताब्दी के आसपास महारी नर्तकियों के पतन के साथ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा में इन बाल नर्तकियों का वर्ग अस्तित्व में आया। यह भोई वंश के संस्थापक भोई राजा रामचंद्र
देव के समय की बात है, जब उन नर्तकियों की जगह पर इन नर्तकों ने ले लिया और इन नर्तकों के कारण ही आज तक ये परंपरा बची पड़ी है, जिसका क्या नाम है, गोटीपुआ नृत्य नाम है इसका। गोटीपुआ नृत्य ओडिसी शैली में है, लेकिन उनकी तकनीकी वेशभूषा प्रस्तुति महारी से अलग है। गायक नर्तक स्वयं करते हैं, गायन नर्तक स्वयं करते हैं, ये लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा। गोटीपुआ में जैसे गाते गाते नृत्य करना बड़ा कठिन होता है, ये बच्चे जो होते हैं ये दोनों काम खुद से करते हैं। ओडिसी नृत्य का वर्तमान स्वरूप काफ़ी हद तक गोटीपुआ नृत्य से प्रेरित है। ओडिसी नृत्य के अधिकांश वर्तमान गुरु जैसे रघुराजपुर गांव के प्रसिद्ध गुरु केलचूरन पहापात्र अपने युवा दिनों में गोटीपुआ से ही बिलोंग करते थे। और उड़ीसा की प्रसिद्ध नृत्य है ये कौन सी, तो गोटीपुआ नृत्य, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें तुंगभद्रा नदी का एक जो गेट था उस पर बना हुआ बांध का गेट वो टूट गया है और उसके कारण से तुंगभद्रा बांध जो है चर्चा में है और ये आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा आपको। इसमें कहा गया कि तुंगभद्रा के जो डैम के बाकी गेट थे उनको भी खोल दिया गया है, क्योंकि जो टूटा हुआ गेट था जो पानी के फ्लो के कारण टूट गया उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था, इसलिए बाकी के जो 25 गेट थे उनको भी खोल दिया गया है। साथ में वार्निंग भी दे दी गई है, लोअर जो रिवर का एरिया होता है जिसमें डैम का पानी प्रवाहित होता है वहाँ पर बाढ़ की चेतावनी भी दे दी गई है और नदी में जाने से मना भी कर दिया गया है लोगों को कि आप कृपया करके नदी में प्रवेश न करें, क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर बने इस तुंगभद्रा बांध के द्वारों को खोला गया है और भारी मात्रा में यहाँ से जल की निकासी हो रही है। द्वार क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि एक द्वार टूट गया पानी के दबाव के कारण से, पानी ने उसको तोड़ दिया और उससे बहुत तेज़ी गति से पानी निकल रहा था, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए बाकी के गेट भी खोले गए और आसपास के इलाकों को अलर्ट भी किया गया है। आज के ही न्यूज़पेपर में है। अब आगे का हम लोग ज़रा समझते हैं कि बांध क्या है, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है। तुंगभद्रा को आप पढ़ते हैं तो कौन सा ऐतिहासिक शहर आपको याद आता है और कौन सा साम्राज्य, तो विजयनगर। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर ही था, हम्पी जिसकी राजधानी थी विजयनगर। देखिए क्या है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति कन्नड़ तुंगभद्रा बांध का दौरा किया था, उस समय का न्यूज है। तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो पंपा सागर कहा जाता है तुंगभद्रा बांध को। वर्तमान में क्यों चर्चा में है, इस बांध का एक गेट टूट गया और उस गेट टूटने के कारण से बाकी के गेट को भी खोला गया, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कर्नाटक के बल्लारी जिले में होसापोटे में तुंगभद्रा पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, बल्लारी जिला में बना हुआ है। इसका निर्माण 1953 डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर के द्वारा किया गया था। 1953 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। 1953 ईस्वी में, काफ़ी पुराना बांध है ये, ठीक है। तुंगभद्रा जलाशय में 101 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट की भंडारण क्षमता है, जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 49.5 मीटर है, लगभग 50 मीटर के आसपास में ये बांध ऊंची है, बहुत ऊंचा भी हो गया। यह कर्नाटक के वेल्लारी, कोप्पन, रायचूर, कर्नाटक के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है इन जिलों को। इसमें जल के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं जिससे चावल का उत्पादन हो पाता है। पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कडप्पा और कुरनूल के 6 कालानुक्रमिक सूखा प्रबंध जिलों की जीवन रेखा है ये बांध। अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है भाई, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। अब इसमें कोई आपदा अगर होती तो क्या हो सकता था, इसलिए इसका एक गेट जैसे ही टूटा तो बाकी गेट को खोला गया कि भाई बांध सुरक्षित रहे, कम से कम बांध न टूट जाए। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। दोनों राज्यों में भूमि के बड़े हिस्से को संचित करने के अलावा यह जल विद्युत भी उत्पन्न करता है, बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है ये। तुंगभद्रा नदी का आप अगर देखना चाहेंगे तो ये दिखेगा तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की, कृष्णा की। देखिए भीमा ऊपर से मिल रही है, तुंगभद्रा नीचे की तरफ से मिल रही है, दाईं तरफ से मिल रही है। ये कृष्णा नदी का मुहाना यहाँ पर है, विशाखापत्तनम बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में यानम के पास में है, यानम के पास में, यानम पांडिचेरी का भाग है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी है जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश से बहती है। नदी का प्राचीन नाम पंपा था, इसीलिए इसको पंपा सागर बांध भी कहा जाता है। पंपा नाम किसका था प्राचीन काल में, तो भाई तुंगभद्रा का ही प्राचीन नाम पंपा है, वर्तमान में तुंगभद्रा है। यह नदी 710 किलोमीटर लंबी है, अच्छी खासी लंबी है ये।
यह दो नदियों तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है, इसलिए इसको तुंगभद्रा कह दिया जाता है। तुंगा नदी और भद्रा नदी जब मिलते हैं तो तुंगभद्रा का निर्माण होता है। तुंगभद्रा का तुंगा और भद्रा दोनों नदी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती है। ये भारत है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इस तरफ से ये दोनों नदी निकलती हैं और ऐसे फिर बहती हैं, कृष्णा नदी मिल जाती हैं। तुंगभद्रा का जो मार्ग है अधिकांशतः भाग दक्कन के पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। नदी मुख्य रूप से वर्षा द्वारा ही पोषित है, इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण से डैम पर बहुत ज़्यादा पानी का दबाव बना, एक गेट टूट गया उसका। इसकी प्रमुख सहायक नदी भद्रा, हरिद्रा, वेंदावती, तुंगा और वर्धा और कुमुदावती है। ये सब के सब तुंगभद्रा की सहायक हैं। किसकी सहायक हैं? तुंगभद्रा की सहायक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक है? तो वो सहायक है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी डायरेक्ट पानी कहाँ पर गिराती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। पूर्वी कृष्णा नदी मिलने से पहले यह कमोबेश उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। किसको? तो कावेरी के कृष्णा नदी को याद रखिएगा, तुंगभद्रा को याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के बारे में यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा था? उसने तुंगभद्रा के सामने विजयनगर को मैच करने के लिए दिया था। किस नदी के सामने से कौन सा साम्राज्य बिलोंग करता था? तो तुंगभद्रा जो है वो विजयनगर साम्राज्य को पोषित करने वाली नदियों में से एक रही है। इसी किनारे विजयनगर साम्राज्य फला फूला था। ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। इसकी सहायक नदियों के नाम भी बता दिए। तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है। पंपा सागर भी नाम है इसका, और इसी पर जो बना डैम था उसमें अभी दुर्घटना घटित हुई है। एक गेट उसका टूट गया, बाकी गेट को खोला गया जिससे बांध सुरक्षित रह सके। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है, छोटा सा पीटी फैक्ट होगा आपके लिए कि रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं 4th टर्म के लिए। क्या नाम है इनका? कगामे इनका नाम है। इनको कहा जाता है कगामे, पॉल कागमे। और ये रवांडा के चौथी बार प्रधान राष्ट्रपति बने हैं। इसको बस पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली ना? किगाली समझौता याद है कुछ? किगाली समझौता कुछ हुआ था, भूल गए होंगे, सर्च कीजिए ज़रा किगाली समझौता क्या है। ये पीटी फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला देखिए क्या है न्यूज़। इसमें पीटी फैक्ट भी है छोटा सा, लेकिन आपको और भी कुछ पूछ सकता है। कल प्रधानमंत्री जी कहाँ पर गए? तो दिल्ली में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गए। ये खेत नहीं है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है। वहाँ पर गए प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और वहाँ पर 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो अलग अलग सीड के होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के, उसको इन्होंने जारी किए 109 के करीब में। तो क्या आपको 109 याद रखने? बिल्कुल ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। इतना कहाँ से रटने जाएंगे आप? एक पीटी फैक्ट के तौर पर इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी उसमें 109 में अलग अलग क्रॉप्स थे, अलग अलग प्रकार के, जिसमें कई सारे सीड वाले भी थे और गन्ने की किस्म भी थी, खाद्य उत्पाद भी थे, मिलेट की भी प्रधानमंत्री जी ने कई सारी खूबियाँ बताई। ये सब काम उन्होंने किया है। आपसे क्या पूछेगा भाई? तो आपसे पूछ सकता है कुछ उत्पाद के नाम, जैसे गन्ने का जो मुख्य किस्म है उनके नाम 2-4 मैं आपको बताऊंगा जो जारी किए गए हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? इसके लिए किया जा रहा है प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़े भाई, उत्पादन बढ़े। धीरे धीरे जो हमारी खेती की ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं। तो कम खेती की ज़मीनों पर अधिक उत्पादन वाले अगर बीजों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने से भुखमरी बढ़ सकती है। इसके अलावा और क्या भाई? तो क्लाइमेट के हिसाब से मतलब कहीं पर सूखा पड़ रहा है, जैसे उत्तर बिहार इस बार सूखा घोषित होगा। उसके अलावा कहीं पर बाढ़ देखने को मिल रही है। हीट वेव की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई इस बार, देखा ही 48-49 नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। ठंड भी जो पड़ता है तो ठंड भी बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें अपने क्रॉप्स को तैयार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके अलावा कृषि मंत्री जी इसी के क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के कई सारे वेराइटीज़ के किस्मों को जारी किया गया। 109 हाई यील्ड क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वेराइटीज़ को जारी किया गया। आप देख सकते हैं हेडलाइन में ही लिखा हुआ है क्लाइमेट रेजिलेंट, मतलब जलवायु से भी उसको कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी जलवायु में आसानी से उत्पादन हो पाएगा और ये भविष्य के लिए हमें तैयार करना ही होगा। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि जो वर्तमान के बीज हैं ये किसी काम का नहीं रह जाएंगे। हमें ऐसे हाइब्रिड बीजों का निर्माण करना पड़ेगा जो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अत्यधिक उत्पादन दे सके, कम जल में
बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा पानी में हमें उत्पादन दे सके, नहीं तो भूखमरी की प्रबल संभावना पूरी दुनिया में क्रिएट हो सकती है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, उसी में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 109 हाई यील्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की जो वैरायटीज़ है ये किसके द्वारा जारी किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में बताया था, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में। वो भी तो यही था कि हमें ऐसे बीज तैयार करने हैं जो वायरस और किसी भी चीज़ से फ्री हों, स्वच्छ हों और उसका उत्पादन भी बढ़े। तो वो भी तो इसी से संबंधित था। अब उसको पूरा करने के लिए हमें अच्छे बीज चाहिए, क्लाइमेट रेजिलेंट बीज चाहिए, तो वो यहीं से तो मिलेगा हमें। इसको ध्यान रखिएगा। छोटा सा पीटी फैक्ट, 2-4 शुगर केन के जो क्रॉप्स के नाम हैं नए वाले वेराइटीज़ के, उनको मैं बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक वेराइटी का मैं नाम आपको कम से कम बता देता हूँ, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है CO 0238। अब ये क्या है भाई? इसको कहा जाता है करण 4। करण 4 ये क्या है? ये शुगर केन की एक वेराइटी है जिसको जारी किया गया है। इसी तरह से एक 109 वेराइटी है, आपको नहीं याद रखना है साहब को। इसमें कुट्टू का आटा, अमरनाथ का आटा, राई, गेहूँ, बीज, कीवी, फल भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा कई सारे कृषि क्रॉप्स तो हैं ही, आप देख सकते हैं, मसाला से लेकर सीड से लेकर बहुत सारा कुछ है। इन सभी को जारी किया गया है। इसको बस ध्यान में रखिएगा कि क्या किया गया है। बाकी आपको क्लीन प्लांट प्रोग्राम मैंने आपको समझाया था, और उसी का अगर गामी होगा ये, इसके बिना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्लीन प्लांट को सपोर्ट करेगा ये। अगर हाई यील्ड वेराइटीज़ और बीज के लिए 9 केंद्र बनाए जाएंगे, तो 9 केंद्रों पर वितरण क्या किया जाएगा? मैंने आपको समझाया था 9 केंद्र बनेंगे, तो 9 केंद्रों पर यही तो बीज वितरित किए जाएंगे आने वाले समय में। इसको ध्यान में रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कई सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।